ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि वेरिएबल समझ में आ गया है, ऑपरेटर भी समझ में आ गया, ठीक है। कंडीशनल में, कंडीशनल ऑपरेटर में और कंडीशनल स्टेटमेंट में, ऑपरेटर नहीं स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक था इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है मेरा स्विच केस कैसे यूज़ करते हैं, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट है आज का लूप, थोड़ा अच्छे से पकड़ना है कि एक तो मुझे दिमाग में ये रहना चाहिए लूप पढ़ना कब है। लूप एक परेशान करता है, एक एरे परेशान करता है और एक है फंक्शन। ये तीनों बस दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपका दिमाग कब कहेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा लूप का है, ये क्वेश्चन मेरा एरे का है और ये फंक्शन का है, ये तीनों दिमाग में पहले आना चाहिए, फिल्टर करना। तो चलो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। जब भी मुझे क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि मेरा क्वेश्चन में एक ही काम दिया गया है बार बार, ठीक है, जब भी मुझे क्वेश्चन में दिया गया है एक ही काम बार बार, एक ही डेटा से, सेम ही डेटा से, अगर सेम डेटा ना भी हो तो सीरीज वाला डेटा, अगर एक ही काम बार बार सेम डेटा से या फिर सीरीज में क्या क्या एपी या जीपी सीरीज जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एपी सीरीज हो या जीपी सीरीज हो, या फिर अगर बोला गया कि इटरेशन ऑफ सीरीज हो, इटरेशन ऑफ सीरीज हो, या फिर पैटर्न, तो पैटर्न का हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पीएचपी में मुझे वो पैटर्न का झमेला नहीं है। बट ध्यान रहे सेम डेटा हो सकता है, सीरीज हो सकता है या इटरेशन हो सकता है। अभी ये इटरेशन क्या होता है समझाएंगे, बट ध्यान में रहना चाहिए रिपीटेड होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल दीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हाई 5 टाइम्स बोल दिया, तो प्रिंट करना काम है, हाई मेरा डेटा है और लगातार 5 बार बोला गया है, तो ये समझ जाएंगे कि लूप का काम है, क्योंकि काम एक ही है, एक ही डेटा से। बोला ठीक है। दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर में या इवन नंबर में जिसमें भी आए, ठीक है। तो अगर मुझे सीरीज का दो दो करके इंक्रीमेंट, तो एपी सीरीज हो तो भी लूप, एपी सीरीज हो तो भी लूप, या फिर जीपी सीरीज। बोला जैसे एग्जांपल 1, 3, 9, 27, 27, 81, 243, ठीक है। तो 1, 3, 9, 27, 81, 243 जो भी हो, ठीक है, ये मेरा जीपी सीरीज है। तो चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, दोनों ही केस में मुझे लूप चाहिए, ठीक है। लास्ट है इटरेशन ऑफ सीरीज। बोला ये क्या है? ये होता है जो लोग खासकर कोडिंग से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए। इटरेशन जब दिमाग में आता है तो तुरंत बहुत सारे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि रिपीटेशन, क्योंकि दोनों वर्ड लगता है कि एक ही है, रिपीटेशन और इटरेशन में क्या डिफरेंस है। बहुजन और भी एगो क्वेश्चन पूछता है रिपीटेशन, इटरेशन और रिकर्सन में क्या डिफरेंस है। ये ऐसा ही क्वेश्चन तीनों लगता है एक ही है, सेम नहीं है, दिखाते हैं। बोले रिपीटेशन जहाँ पे हमको सिर्फ प्रेजेंट डेटा से मतलब रखता है, जहाँ पे हमको सिर्फ प्रेजेंट डेटा से मतलब रखता है, जैसे 5 बार हाई प्रिंट करो या 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, मतलब ये दो दो करके इंक्रीमेंट करो, ये दोनों केस रिपीटेशन के अंदर आता है। इटरेशन में जहाँ पे पास्ट डेटा भी रखता है मतलब, और साथ में प्रेजेंट डेटा भी मतलब रखता है। जैसे स्पेशली फिबोनाची सीरीज जो लोग किए होंगे, फिबोनाची सीरीज 1, पहले तो एगो 0 ले लीजिए, एगो 1 ले लीजिए, जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा वो पीछे का दोनों को जोड़ के जनरेट होगा। अब नेक्स्ट नंबर फिर से पीछे का दोनों को जोड़ के होगा, फिर से पीछे का दोनों को जोड़ के, फिर 5, फिर 8, फिर 13, इस तरह से इटरेशन। तो ये इटरेशन बोलते हैं जहाँ पे पास्ट को भी पकड़ के सोचा जाता है। अच्छा, जनरली हम यहाँ पे क्या इटरेशन का मतलब कहना चाहते हैं, तो एक तो फिबोनाची सीरीज, ठीक है, ये भी ठीक है।
या फिर एक और चीज़ कि जैसे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस इस तरह से 7 8 9। तो बोला फाइंड द सम, इसमें क्या होगा कि 1 प्लस 2 3, अब नेक्स्ट में वो पुराना वाला 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5, मतलब पुराना वाले को लेके चलना है आगे, छोड़ दिए तो मतलब आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे पास्ट से भी मतलब रखता है, तो रिकर्सन दोनों से कोई मतलब ही नहीं रखता। फंक्शन विच कॉलिंग इटसेल्फ, खुद को खुद ही कॉल करता है, इटसेल्फ, तो हम लोग रिकर्सन। बहुत जन इसका मतलब समझ नहीं पाता। अब फंक्शन विच कॉलिंग इटसेल्फ, तो ये तो ठीक है डेफिनेशन है, बट दिमाग कब कहेगा कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये रिकर्सन का ही है। ठीक है, या फिर अगर फिर से डिफरेंस, और ये तो एक डिफरेंस हुआ, दूसरा डिफरेंस भी पूछा जाता है, बोला ये दोनों, ये जो इटरेशन और रिपीटेशन वेट फॉर ट्रू कंडीशन, सॉरी फॉल्स कंडीशन, फॉल्स कंडीशन, ये फॉल्स कंडीशन का वेट करता है कि अगर मुझे लूप 5 बार चलाना है, जैसे 5 प्रोसेस होगा उसके बाद से टूट जाएगा, तो वेट फॉर फॉल्स कंडीशन। सेम चीज़ यहाँ पे भी 9 जैसे पहुँचेगा तो लूप टूट जाएगा, ये भी फॉल्स कंडीशन। बट ये जो है वेट फॉर ट्रू कंडीशन, ये दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए। बोला इसका मतलब ये है, रिकर्सन स्पेशली जो लोग थोड़ा कोडिंग जानते हैं उनके लिए हम रिकर्सन समझा रहे हैं। मैथमेटिक्स अगर पढ़े होंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये एक मैथ दे दिया और आपको बोल दिया एफ ऑफ 1 का वैल्यू अगर पता है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू पता है, तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू निकाल के दिखाओ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स का नहीं, ये कंडीशन ट्रू है। मतलब एफ ऑफ 5 का वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, x के जगह 5 पुट किया जाता है, तो 5 इंटू एफ ऑफ 4, क्या एफ ऑफ 4 का वैल्यू पता है, नहीं है, तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एफ ऑफ 3। ठीक है, क्या एफ ऑफ 3 का पता है, तो अभी भी नहीं पता है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफ ऑफ 1, 2 एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी नहीं पता, 2 इंटू एफ ऑफ 1। अब पता है तो अब पुट कीजिए पहली बार, तो 2 इंटू 1 उल्टा, अब उल्टा कोड फिर से भागेगा। अब एफ ऑफ 2 का वैल्यू पता चल गया, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका वैल्यू पता चल गया, मैंने एक बार ऊपर से नीचे आता है कोड, फिर से नीचे से ऊपर भागता है कोड। ठीक है, तो ये ट्रू कंडीशन, जिसका वैल्यू गिवन है वहां तक पहुंचने के बाद फिर से बैक ट्रेस होता है। तो जैसे मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, जो लोग डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से जो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जिनको नहीं मतलब है अभी दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसको स्किप मारिए क्योंकि ये हमारे पीएचपी में ज़रूरत नहीं है। तो ये वेट फॉर ट्रू कंडीशन, ये दो चीज़ बोला, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अच्छा, इटरेशन कितने टाइप के होते हैं, एक जैसे ये हुआ कि पीछे का दो नंबर को जोड़ के ये हुआ प्लस वाला इटरेशन, एक हुआ मल्टीप्लिकेशन वाला इटरेशन। बोला ठीक है, जनरली ये सब कहाँ पे यूज़ होगा, हाँ मतलब हम लोग के प्रोजेक्ट में कहीं पे यूज़ होने वाला है, कहाँ पे, हाँ चलिए फ्लिपकार्ट एग्जांपल पकड़ लेते हैं। फ्लिपकार्ट में मैंने क्या किया, हाँ तो मैंने क्या, एकदम सही है, एकदम सही बोले कि अगर मैं मान लीजिए खरीदेंगे नहीं हम लोग, लेकिन ऐड टू कार्ट करने में क्या जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए एगो ऐड टू कार्ट किए, ठीक है, अभी खरीदेंगे नहीं, दूसरा एगो आइटम देख लेते हैं, कुछ भी खरीदना है तो बड़ा चीज़ खरीदो ना। अच्छा सुनिए, तो ये दो ही आइटम हम लोग लिए,
ओके, ये प्रिवेंट क्यों किया, शायद आउट ऑफ स्टॉक है क्या ना। ठीक है, आप देखो कोडिंग कि इसका कितना अच्छे से तो पहले तो दिखाया है, सुंदर से दिखाने का तरीका। ये प्राइस को पकड़िए, अरे बाप इतना महंगा चीज़ खरीदे हैं। ओके, जो भी हो दोनों जोड़ के टोटल भी दिखा रहा है। ठीक है, अब क्वांटिटी भी आप दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा जो भी है आपने कितना सेव किया, सुंदर से दिखा भी रहा है। तो ये इसका डेटा, इसका डेटा, लेकिन क्या यहाँ पे लूप चलेगा, नहीं चलेगा। ध्यान से, लूप कहाँ पे, फिर से वापस, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, आप समझ में आ जाए। बोला है एक ही काम चाहे सेम डेटा से या सीरीज डेटा से, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है और इसके प्राइस में कोई मतलब ही नहीं रखता, में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो यहाँ पे लूप नहीं चलेगा। यहाँ पे गलती भी मत करना लूप चला के। तो यहाँ पे क्या चलने वाला है, इसमें ना ये इटरेशन चलेगा, लेकिन यहाँ पे लूप का काम नहीं है। थोड़ा एरे भी समझते हैं, तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि ना सेम ही काम है लेकिन डेटा रैंडम है, जब भी अगर लगे कि ना डेटा रैंडम है, मैंने पहले वाले डेटा से मुझे इस वाले डेटा का कोई मतलब नहीं रखता है, रैंडम सीरीज है, रैंडम इटरेशन है, तो हमारा दिमाग में, लेकिन हाँ रिपीटेड होना चाहिए। बोला ये एरे का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि पहले वाले डेटा से दूसरे वाले डेटा का कोई मतलब नहीं रख रहा। ठीक है, बोला जैसे एग्जांपल बताइए, अगर कोई बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट कुछ भी के एक्स सी पी टी, दिमाग काम नहीं करेगा आपको। बोला इस तरह से आपको एरे ही एकमात्र बचा सकता है। ठीक है, बोला सर कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए मुझे ऐसा करना है, एक मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है, मेरे पास एक डेटा शीट है, उसमें बहुत सारे बच्चे पास है, बहुत सारे फेल हैं। जो लोग पास है वहाँ पे P दिखाना है, जो लोग फेल हैं वहाँ पे F दिखाना है, जिन लोगों का रिजल्ट ही नहीं आया I दिखा के इनकम्प्लीट करना है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी तो मकआउट वकआउट में अलग बात है, जो पीछे वाला बच्चा ऐसे ही पास कर जाता है साथ में। ठीक है, पहला वाला बच्चा पास किया तो उसके लाइन से 2-3 को बच्चा पास हो जाता है, वैसा नहीं। बट अगर देखा जाए एक्चुअल में एग्ज़ाम हो तो फर्स्ट वाले के संग सेकेंड वाले का कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है पहला वाला पास हो, दूसरा वाला तीसरा वाला सब फेल हो, बीच में फिर से एगो दिखा इस बार का जैसे रिजल्ट आया कि कहीं पे पास खाली खोज रहा आदमी कि पास कहाँ कहाँ पे है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कि अगर मुझे रैंडम डेटा दिखाना है, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले का कोई मतलब नहीं रखता, तो तुरंत एरे ले लीजिए। बस ये दिमाग में रखना है कि PHP में एरे कैसे बनाते हैं, बस ये पता रहना चाहिए। तो ये पूरा डेटा को डाल के रख लीजिए। मैं पास फेल को भी ऐसे ही करूँगा, P F ना ना ना, हम वैसे नहीं लूप में खींचेंगे। ठीक है, पास फेल इनकम्प्लीट, बस ये पूरा, जिससे कोई मतलब न रखे तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए ये मेरा एरे का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला रैंडम डेटा, रैंडम सीरीज, वही जो मान लीजिए 5 गो बच्चे का एक या एक ही बच्चे का, बोला है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, पहले तो प्रिंट, फाइंड नहीं प्रिंट। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, मान लीजिए किसी बच्चे का फिजिक्स में 65 आया, केमिस्ट्री में, मैथ में, हिस्ट्री में, ऐसे करके 5 गो सब्जेक्ट हम ले लिए। ठीक है, यहाँ पे भी किसी को मतलब नहीं है, प्रिंटिंग करते समय भी तो यहाँ पे भी एरे चाहिए। ठीक है, बोला ओके, अगर सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा कि टोटल मिला के वो कितना हुआ, सेम ही डेटा को पहले तो प्रिंट कराना सीखिए, उसके बाद तो टोटल भी निकालना सीखिए। तो यहाँ पे भी लूप नहीं चलेगा, लूप तो चलेगा लेकिन एरे के साथ चलेगा। दिखाते हैं कैसे। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल दिया ये दोनों ही, तो तुरंत दिमाग में रखना होगा कि मुझे एरे लेना पड़ेगा, सेम जैसे आप लोग किए हो वैसे ही एरे ले लीजिए। तो इंटीजर टाइप एरे ले लीजिए। अब लूप चलाइए, तो चलो फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर लूप इंट i इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, i लेस देन
काउंट ऑफ, यहाँ पे मैंने एरे का लेंथ काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज़ होता है। मतलब एरे का लेंथ कितना है, तो अगर 5 है तो 5 हमको गिन गिन के नहीं लिखना हो, काउंट फंक्शन ऑटोमेटिकली काउंट कर देता है कि एरे का लेंथ कितना है। ओके, $i++, बस डॉलर से सब कुछ ठीक है। अब मुझे बस जोड़ना है, तो एक पहली बार लूप किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि एरे में हमेशा पहला इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, मेमोरी हमेशा 0 से ही स्टार्ट लेता है कंप्यूटर में। अच्छा, देन 1 देन 2, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। अब $s=0 बोला, एक s नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें सम हम रखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में इकलौता 0 ही ऐसा नंबर है जिसमें कोई डेटा जोड़ने से चेंज नहीं होता। अगर आप 1 के संग जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, अब -1 के संग जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। और दुनिया में इकलौता 1 ही ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं होता। अगर आप 0 के संग मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और -1 के संग तो -3 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के समय में हमेशा 1 लेना पड़ता है शुरुआत। तो हम लोग अभी जोड़ना था, इसलिए हम लोग 0 लेके चल दिए लूप में। तो sum प्लस, रुकिए, $sum प्लस $a ऑफ $i। एक बार प्रोग्राम समझिए, एरे में डेटा डाला हुआ है, एक लूप चल रहा है जो कि 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, एरे का लास्ट पोजीशन तक। पहली बार सम का वैल्यू कितना, तो फर्स्ट टाइम सम का वैल्यू 0, एरे ऑफ 0, तो एरे ऑफ 0 मतलब 65। ओके, प्लस अब नेक्स्ट i++, तो सम का वैल्यू कितना होगा, 65 टोटल पुराना वाला, प्लस a ऑफ i माने a ऑफ 1 मतलब 45। इस तरह से नेक्स्ट 23, 78, 56। तो ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे भी सेम है कि आपका जो आपने ऐड टू कार्ट किया है ये एरे के रूप में है, ठीक है। ये मेरा पहला 0 पोजीशन पे, ये मेरा 1 पोजीशन पे। लूप ने क्या किया, एरे का लेंथ पता कर लिया, और भी आइटम हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। एरे का लेंथ पता करके वो लूप में जोड़ते जोड़ते, तो सिर्फ इसी को लूप में नहीं जोड़ रहा है, सब कुछ कि टोटल का भी लूप में जोड़ रहा है कि एक्चुअली टोटल कितना होना चाहिए। तो इसीलिए वो दिखा रहा है कि आपने कितना सेव किया, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे बहुत जन सिर्फ यही नहीं, बहुत जन क्या करते हैं, प्लस आगे दिखाते हैं, बहुत जन कूपन कोड भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी एगो डिस्काउंट अलग से मिलता है। माने ये वाला डिस्काउंट अलग है, वो डिस्काउंट अलग है। फिर मान लीजिए आपने कूपन कोड भी अप्लाई कर दिया और आपको एक्सिस बैंक का देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड से 5% और डिस्काउंट मिल रहा। आदमी डिस्काउंट के लिए कुछ भी करते रहता है। अब ये बताइए, सब कुछ कर दिए, जब आप पैसा वापस अब हो गया, मैंने प्रोडक्ट आ गया, आप यूज़ किए एक दिन, वापस अब रिटर्न करने वाले हो, तो कितना रुपया आना चाहिए, ये वाला पैसा या पूरा काट कूट के। हाँ, तो मैंने प्रोग्राम में वो रखना पड़ेगा कि अपना कूपन कोड कौन सा अप्लाई किया था, कितना रुपया मिला था। अब रिटर्न करोगे तो पूरा बैक कोडिंग, ठीक है ना, कि एक्चुअल टोटल प्राइस किस लिए था, ठीक है ना। और हो सकता है उस दिन प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ गया, घट गया, तो उस दिन का रेट नहीं, आपने जब खरीदा था उस वाला डेट को कितना रेट था, वो वाला कैलकुलेशन। बहुत दिमाग लगता है इसमें, पूरा एकदम हम लोग जैसा कोडर रहेगा तो होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बहुत सोचना पड़ता है कोडिंग में। ओके, तो चलो, तो ये सब कुछ लेकिन एरे से। हाँ हाँ, सही बात है। ये तो समझ में आया ना कम से कम कि लूप और एरे को पहले फिल्टर कैसे करते हैं, ये दोनों दिमाग में पहले रहना चाहिए। बोला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। बोला आपका दिमाग कब कहेगा कि यहाँ ये क्वेश्चन ना लूप का है ना एरे का है, ये क्वेश्चन फंक्शन का है। तो जब भी अब क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि काम अभी भी एक ही है, आधा सेम डेटा है, आधा रैंडम है, मिक्स क्वेश्चन में है, आधा ठीक है सीरीज का क्वेश्चन है, आधा रैंडम सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब आधा आधा।
ठीक है, आधा वही सेम इटरेशन सेम है और आधा रैंडम, मतलब सब कुछ आधा आधा, लेकिन ध्यान रहे नॉट रिपीटेड। रिपीटेड हुआ तो आप आधा को लूप से चला दोगे, आधा को एरे से चला दोगे, आपका काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर रिपीटेड नहीं है तो क्या करोगे, तो वहां पे आपको ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है, मतलब अब आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस समय। बोला जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला हाय बोला 5 बार प्रिंट करने को, ये समझ में आ रहा है लूप से बन जाएगा। बोला कि आप 2 गो स्टार प्रिंट करके फिर से हाई प्रिंट कीजिए लेकिन 70 बार, फिर से स्टार और हैश प्रिंट करके कुछ बीच बीच में दागी प्रिंट कर करके हाई प्रिंट कीजिए 3 बार, फिर से स्टार और नीचे में सेमीकोलन प्रिंट करके हाई प्रिंट कीजिए 7 टाइम। लीजिए अब आपका दिमाग कह रहा है कि ये लूप से बन जाएगा, लेकिन कितनी बार लूप लगाओगे? 4 बार। अगर आपको देखो जो जाए तो 4 बार लूप लगाना पड़ेगा, या फिर बेस्ट है एक बार फंक्शन लगाइए, एक बार। तो हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन इन PHP, तो फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, फंक्शन कैसे लगाया जाता है, हमेशा फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख के फंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में बोला है 5 बार हाई प्रिंट कीजिए, तो फॉर लूप $x = 0, $x <5, $x++, तो 0 से लेके $x++, ठीक है। ओके, इको प्रिंट कराइए हाई, सॉरी हाई, हाँ जी। तो अभी कितनी बार प्रिंट होगा? 5 बार, क्योंकि 0 से 4 तक तो चलेगा। अब उसको कॉल करना है, तो अगर मैं fun1 को कॉल करूंगा तो क्या होगा, वो जाएगा लूप फंक्शन के अंदर, 5 बार प्रिंट करेगा, वापस आ जाएगा। तो पहला वाला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। बोला है उसके जस्ट बाद इको 2 बार स्टार और साथ में ब्रेक भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बार पहले भी ब्रेक, ताकि नीचे आए, एक लाइन में न रहे, तो ब्रेक ब्रेक बीच में स्टार। तो मतलब ये 5 बार हाई प्रिंट करके पहले नीचे उतारेगा, 2 गो स्टार प्रिंट करेगा, फिर से नीचे उतार के आपको रोक देगा। लेकिन अगर आप फिर से वापस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, फिर से मुझे 5 ही बार प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे चाहिए कितनी बार? तो या तो मुझे 14 बार करो, 14 बार फंक्शन को कॉल करो, और या फिर फंक्शन विथ पैरामीटर, कि जब 5 बार चाहिए तो उसको मैं एक पैरामीटर में पास करा दिया, उसको एक वेरिएबल में रिसीव कर दिया। तो जब आपको 5 बार चाहिए तो n का वैल्यू 5, लूप चलेगा 5। जब आपको 70 बार चाहिए तो पैरामीटर में 70 पास करा दीजिए, तो n का वैल्यू 70, लूप चलेगा 70, मैंने आपका काम आसान हो गया। अब बस बीच बीच में इको डालिए, बस लीजिए, आपको 3 बार प्रिंट करना, बीच बीच में आपको जो जो प्रिंट करना है करिएगा, है ना। नहीं, अलग अलग रहेगा ना। तो बहुत मेहनत पड़ेगा, वो इजी है, एक एक लाइन का है ना। अगर बहुत लंबा रहा तब एरे में फेंक देंगे कि स्टार 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 हैश, लेकिन यहाँ पे तो मुझे नीचे नीचे चाहिए था, तब कैसे करेंगे? नहीं कर पाइएगा फटाक से। तो इतना क्या सोचना है, हम लोग थोड़ा सा मैनुअल कर भी लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? तो सबसे पहले तीनों को क्वेश्चन को फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग में लूप, एरे और फंक्शन, ठीक है। क्लियर? अच्छा, बोले लूप ऐसे कितने टाइप के पढ़ना है मुझे सिलेबस में? लूप कितने टाइप के पढ़ना है? तो एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप, एक है डू वाइल लूप, और यहाँ पे एक और है फॉर ईच लूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं सभी में, पाइथन हो, PHP हो, .NET हो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फॉर ईच लूप, जावा, ठीक है। है आप जावा स्क्रिप्ट ने, जावा, हाँ दिखाते हैं कैसा था, कि अगर
देखिए ध्यान से, अगर एक एरे है तो अगर आपको उस एरे का डेटा प्रिंट करना है, अगर एक एरे दिया हुआ है उसको डेटा को प्रिंट करना है तो आपको क्या क्या मेहनत करना पड़ता है। एक और वेरिएबल लेना पड़ता है, एक्स नाम का वेरिएबल, ठीक है, उसको जीरो से शुरू करो, फिर उसमें भी ए डॉट लेंथ, क्योंकि एरे का लेंथ तक चलाओ और प्लस प्लस करो। बोला एक और तरीका है कि नहीं, एक वेरिएबल लीजिए, कोलोन दे के एरे का नाम, इससे क्या होता है वो वेरिएबल एज अ पॉइंटर काम करता है, तो इसको पॉइंट करेगा पहली बार, मतलब एज अ पॉइंटर, आपको कोई इंक्रीमेंट करने का झमेला नहीं है, ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो। तो अगर इंट एक्स लिख दिए कोलोन दे के एरे का नाम, तो एक्स को प्रिंट कीजिए, ए ऑफ एक्स नहीं प्रिंट करना है, सिर्फ एक्स, ऑटोमेटिकली 10, नेक्स्ट टाइम ऑटो इंक्रीमेंट, नेक्स्ट टाइम ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खत्म भी, ना लेंथ पता करना पड़ा ना कुछ। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा चलता है। इसका खराबी क्या है? खराबी है कि ये हमेशा शुरू से शुरू करेगा, लास्ट तक चलेगा। लेकिन फॉर लूप में क्या होगा, मैं जहाँ से चलाना चाहता हूँ, जीरो से चलाना चाहता हूँ जीरो से, मैं चाहता हूँ वन से चलाना तो वन से। फॉर लूप में तो ये सब फायदा है ना, इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब आपको फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल में क्या अंतर है कि फॉर लूप में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कहाँ से चलाना है वो कर सकते हैं, कहाँ तक चलाना है, जरूरी नहीं कि हम लेंथ तक चलाएं, हम 3 तक चलाना चाहते हैं तो सिर्फ 3 तक, पूरा लेंथ तक तो पूरा लेंथ है ना, मैं शुरू करना चाहता हूँ 2 से तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन खराबी है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पीएचपी में तो आपको काउंट फंक्शन से ही हो जाता है पूरा, ठीक है, काउंट फंक्शन से ही, सॉरी, एरे का नाम डॉट $x प्लस प्लस $x प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, क्लियर। प्लस सेम चीज मुझे ध्यान से इको $a ऑफ $x, ये हुआ सिंपल फॉर लूप, ठीक है। वाइल लूप कैसे लिखते हैं जी? सब कुछ सेम, ओके, अच्छा। तो वाइल लूप में खाली कीवर्ड चेंज हो जाता है और कुछ नहीं, और ये इनिशियलाइज बाहर निकल जाता है। इसमें तीनों एक साथ होता है फॉर लूप में, और वाइल लूप में इनिशियलाइज पूरा अलग, टेस्टिंग पूरा अलग, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूरा अलग, बस सेमीकोलन लास्ट में। तो इतना ही डिफरेंस है, कोड एकदम सेम है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तीनों इसलिए थोड़ा इजी लगता है, ये तीनों थोड़ा अलग अलग है, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है। क्यों? क्योंकि इसको खाली भी चले रख दीजिएगा ना तब भी लूप भागता है इनफाइनाइट टाइम्स, लेकिन इसमें खाली नहीं रख सकते, मतलब फाइनाइट टाइम, ठीक है। बोला ओके, डू वाइल क्या है? ठीक है, तो मैंने वाइल को आप पकड़ के रखो, यही जो है, ये वाला जो है, यहीं पे चेंजेस, यहाँ पे डू हो जाता है, और ये जो वाइल वाला है नीचे हो जाता है सेमीकोलन, इतना ही अंतर है। तो पहले काम करो, ठीक है, उसके बाद कंडीशन को चेक करो, इतना ही डिफरेंस है। एक सीखो, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा, तीसरा भी खुद ब खुद। बोले लेकिन इसमें लेंथ ऑन चेक करना पड़ता है, ठीक है। मेरा फॉर ईच लूप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर ईच लूप, ठीक है, ओके। तो फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं खाली ये पता रहना चाहिए, इतना मेरा मेहनत नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट बनाते समय इतना कुछ दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन कब कौन सा चीज़ आएगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना, कब कौन सा प्रॉब्लम आएगा किसी को पता नहीं रहता। तो ठीक है, तो हम लोगों का पहले खाली एगो फॉर ईच लूप का सिंटेक्स, ठीक है, फॉर ईच लूप का सिंटेक्स। फॉर ईच लूप में क्या है, मुझे अब जावा में कैसे लगाया था, कोलोन देके, इतना ही ना शायद, क्योंकि ये भी PHP भी शायद कुछ ऐसा ही है, लेकिन फॉर कीवर्ड, फॉर ईच कीवर्ड नहीं लगता। अब यही अंतर है थोड़ा सा कि ये एरे पहले जाता है, इसमें वेरिएबल बाद में आता है, इतना ही डिफरेंस है। एरे पहले कोलोन देके, ठीक है, बड़ा फिर भी हम
श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब में है ना फॉर ईच लूप इन PHP। ओ कोलोन नहीं है यहाँ पे, एज कीवर्ड है। एरे का नाम पहले ही है, वेरिएबल का नाम बाद में है, बीच में कोडिंग सबका लगभग लगभग एक ही है, तो ये कोलोन नहीं है, एज कीवर्ड है। ओके, इको $x ओनली नॉट a ऑफ x, ये ऑटोमेटिकली लूप चलेगा, लास्ट पे जाके खत्म हो जाएगा। बोले सर इसका फायदा ये है, स्पेशली जब डेटाबेस से आप डेटा को खींचोगे ना, आपको कोई बचा ही नहीं सकता, ना फॉर ना वाइल ना डू वाइल। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए, ठीक है, जिसमें से कुछ दिन के बाद 1-2 नंबर पढ़ना छोड़ दिया, अब लूप कैसे चलाइएगा? कभी 1 जंप कराइएगा, कभी 3 जंप कराइएगा, लूप नहीं चला पाइएगा। तो इसीलिए मैंने डेटाबेस में बच क्या गया, तो 1 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया। तो यहाँ पे फॉर लूप नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो 1-1 2-2 करके वाइल डू वाइल, लेकिन फॉर ईच लूप चलेगा फिर भी, कि जब तक डेटा मिल रहा है तब तक चलते रहो। स्विच केस इससे नहीं होगा, स्विच केस में कोई एक ही कंडीशन प्रिंट होगा, इसमें सारा कंडीशन को प्रिंट कराना है। बात समझो, स्विच केस में क्या है, केस 1, केस 3, केस 7, केस 8, केस 10, लेकिन जब मैं स्विच में मारूंगा तो कोई एक ही केस को एग्जीक्यूट करेगा एक टाइम में, लेकिन यहाँ पे मुझे सब चाहिए, तो यहाँ पे एकमात्र फॉर ईच लूप ही चलेगा, क्योंकि हमको तो 1 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 7 भी चाहिए। तो ये एक्चुअली में फॉर ईच लूप कैसे काम करता है, डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट की तरह। जो लोग लिंक लिस्ट पढ़े होंगे, ठीक है, कि पहला वाला हेडर होता है, उसके बाद से क्यू का नेक्स्ट, क्यू का नेक्स्ट, क्यू का नेक्स्ट, जब तक कि नल ना हो। तो क्यू इज इक्वल्स टू HDR, वो जब जो पढ़ा होगा लोग, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, मतलब हमको नहीं पता रहेगा कि नेक्स्ट एड्रेस क्या है, जो उसको पॉइंट करेगा जिसको, तो इसके अंदर जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली उसको पॉइंट करेगा, इसके अंदर जो एड्रेस होगा ऑटोमेटिकली, मतलब हमको नहीं चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट मारते रहता है। डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट की तरह ही पूरा डेटाबेस भी काम करता है, ठीक है। तो ये मेरा एक सेगमेंट पूरा कंप्लीट है, ठीक है, ओके।